हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे रैयत बाड़ी व्यवस्था के बारे में। इसके पहले हमने इजारेदारी प्रथा और अस्थायी बंदोबस्त के बारे में पहले वीडियो में देखा था। अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो पहला वीडियो आप ज़रूर देखिएगा, आपको अच्छे से समझ आएगा। चलिए आइए देखते हैं रैयत बाड़ी व्यवस्था के बारे में। सबसे पहले हम देखेंगे रैयत। रैयत का मतलब क्या होता है? रैयत का मतलब होता है किसान। पहले की जो भी व्यवस्थाएँ थी, जैसे इजारेदारी प्रथा और अस्थायी बंदोबस्त, तो उन दोनों व्यवस्थाओं में किसानों और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी यानी ब्रिटिश सरकार के बीच बिचौलिए का काम करने के लिए ज़मींदार या इजारेदार होते थे। लेकिन इस व्यवस्था में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी रैयत यानी किसानों से डायरेक्ट भू राजस्व वसूल करने लगी। इसमें जो ज़मींदार या इजारेदार थे उनके वर्ग को एकदम समाप्त कर दिया गया। तो चलिए आइए देखते हैं। अस्थायी बंदोबस्त के पश्चात ब्रिटिश सरकार ने भू राजस्व की एक नई पद्धति अपनाई, जिसे रैयतवाड़ी बंदोबस्त कहा जाता है। मद्रास के तत्कालीन गवर्नर, जिनका कार्यकाल 1820 से 1827 के बीच था, टॉमस मुनरो द्वारा 1820 में इस रैयतवाड़ी व्यवस्था को प्रारंभ किया गया। यह यूपीपीसीएस और यहाँ तक यूपीएससी ने भी पूछा है कि किसने प्रारंभ किया था रैयतवाड़ी व्यवस्था को? तो टॉमस मुनरो ने प्रारंभ किया था। कब? तो 1820 में। इस व्यवस्था के जन्मदाता, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है कि जो रैयतवाड़ी व्यवस्था है इसका जन्मदाता किसे माना जाता है? तो इस व्यवस्था के जन्मदाता टॉमस मुनरो और अलेक्जेंडर कैप्टन रीड को माना जाता है। सर्वप्रथम इसे तमिलनाडु के बारामहल जिले में लागू किया गया। ये जो बारामहल जिला था ये उस समय मद्रास प्रेसिडेंसी के अंतर्गत आता था, तो सबसे पहले ये वहीं पे लागू हुआ। बाद में इस व्यवस्था को तो रैयत बाड़ी व्यवस्था को बाद में मद्रास, बम्बई एवं असम के कुछ भागों में भी लागू किया गया। इसको हम थोड़ा मैप से समझेंगे। देखिए, ये जो असम का रीजन है, जहाँ असम में, और ये बम्बई का जो रीजन दिख रहा है, बम्बई और मद्रास, ये जो रीजन दिख रहा है, इस रीजन में इस रैयतवाड़ी व्यवस्था को लागू किया गया था। अब यूपीपीसीएस में पूछा गया था क्वेश्चन कि मद्रास और बम्बई प्रेसिडेंसी में किस व्यवस्था को लागू किया गया था, तो हम बताएंगे कि रैयतवाड़ी व्यवस्था को। इसको हम ध्यान रखेंगे। अब ये जो रैयतवाड़ी व्यवस्था थी इसकी विशेषता क्या थी, तो हम इसके बारे में जानेंगे। भूमि राजस्व की इस व्यवस्था में ब्रिटिश सरकार ने रैयतों अर्थात किसानों से सीधा बंदोबस्त किया। पहले आप देखे होंगे, जो पहला वीडियो में हमने पढ़ाया है अस्थायी बंदोबस्त, उसमें क्या होता था कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी या ब्रिटिश सरकार और किसानों के बीच बिचौलिए का काम कौन करता था? तो जमींदार। जमींदार क्या काम करते थे? तो वो किसानों से भू राजस्व वसूल करते थे और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को देते थे। और उसमें निर्धारित था कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को इतने परसेंट चाहिए, बाकी जो बचता था वो ज़मींदार रख लेते थे। तो वो क्या करते थे, किसानों से अधिक राजस्व वसूल करते थे और इससे किसानों का बहुत शोषण करते थे। और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को उतना फ़ायदा भी नहीं था, और जो किसान थे उनको उनको जो है धीरे धीरे क्या होता था कि वो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रति किसानों का आक्रोश बढ़ता जा रहा था। तो इससे ये रैयत बाड़ी व्यवस्था लाई गई। अब इसमें क्या हुआ कि जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी या ब्रिटिश सरकार थी, वो डायरेक्ट किसानों से भू राजस्व वसूल करने लगी। जो जमींदारी व्यवस्था थी और इजारेदार थे उनके वर्ग को एकदम समाप्त कर दिया गया इस व्यवस्था में। तो इस बात को हम ध्यान रखेंगे। अब रैयतों को भूमि के मालिकाना हक तथा कब्जादारी अधिकार दे दिए गए। ये पहले क्या था, जमींदारों को दिया गया था, अब किसको दे दिया गया? किसानों को दे दिया गया। तो अब रैयतों को भूमि के मालिकाना हक तथा कब्जादारी अधिकार दे दिए गए, और ये किसान जो होते थे सीधे या व्यक्तिगत रूप से स्वयं ब्रिटिश सरकार को लगान अदा करने लगे। इस व्यवस्था ने किसानों को भूस्वामित्व का अधिकार दिया, अर्थात जमींदारों के स्थान पर किसानों को भूमि का स्वामी बना दिया गया। इस प्रणाली के अंतर्गत रैयतों यानी किसानों से अलग अलग समझौता कर लिया जाता था, और भू राजस्व का निर्धारण वास्तविक उपज की मात्रा पर न करके भूमि के क्षेत्रफल के आधार पर किया जाता था। इसका मतलब कि जितनी भूमि होती थी
उस क्षेत्रफल के आधार पर भू राजस्व का निर्धारण किया जाता था कि अगर इतनी हेक्टेयर आपकी भूमि है तो इतने % हमको भू राजस्व चाहिए। अब उपज हो या ना हो, कितना हो रहा है, वो तो उनसे उनको मतलब नहीं होता था। तो इसमें भी कहीं न कहीं किसानों का शोषण ही होता था। आगे देखेंगे इसका उद्देश्य क्या था। तो जो ये व्यवस्था थी, रैयतवाड़ी व्यवस्था थी, इसका उद्देश्य था बिचौलियों यानी जमींदारों के वर्ग को समाप्त करना। और इस व्यवस्था में समाप्त कर भी दिया गया, क्योंकि जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी यानी ब्रिटिश सरकार थी, वो डायरेक्ट किसानों से राजस्व वसूल करने लगी। तो इनको समाप्त कर दिया गया, जमींदारी को। अब ये जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी, इसने क्यों ये ज़मींदारी व्यवस्था या इजारेदार को क्यों समाप्त किया, तो क्योंकि अस्थायी बंदोबस्त में निश्चित राशि से अधिक वसूल की गई सारी रकम ज़मींदारों द्वारा हड़प ली जाती थी और ब्रिटिश सरकार को इससे बहुत ज़्यादा आय नहीं मिलता था। इसलिए इन्होंने अस्थायी बंदोबस्त को समाप्त कर रैयतवाड़ी व्यवस्था लाई। जो रैयतवाड़ी व्यवस्था थी, यह संपूर्ण ब्रिटिश भारत के 51% क्षेत्रफल यानी मद्रास, बम्बई के कुछ हिस्से, पूर्वी बंगाल, असम एवं कर्नाटक के कुर्ग में यह व्यवस्था लागू थी। अब इस व्यवस्था के नकारात्मक प्रभाव क्या हुए, तो यह व्यवस्था भी जमींदारी व्यवस्था से किसी प्रकार कम हानिकारक नहीं थी। इसका मतलब पहले क्या होता था कि जो ज़मींदार थे वो जबरन या फिर शोषण करके किसानों से ज़्यादा राजस्व वसूल करते थे। सेम यही काम ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी यानी ब्रिटिश सरकार करने लगी। वो क्या काम करती थी, वो भी वैसे ही शोषण करती थी किसानों का जैसे ज़मींदार करते थे। तो ये भी व्यवस्था वैसे ही थी कहीं न कहीं। इसने ग्रामीण समाज के सामूहिक स्वामित्व की अवधारणा को समाप्त कर दिया, लेकिन जमींदारों का स्थान स्वयं ब्रिटिश सरकार ने ले लिया। मतलब जैसा शोषण जमींदार करते थे किसानों का, वैसा ब्रिटिश सरकार करने लग गई। किसान का भूमि पर तब तक ही स्वामित्व रहता था जब तक कि वह लगान की राशि ब्रिटिश सरकार को निश्चित समय के भीतर अदा करता रहे, अन्यथा उसे भूमि से बेदखल कर दिया जाता था। और कई बार ऐसा होता था कि कुछ किसान भू राजस्व टाइम पे नहीं दे पाते थे, तो उनको बेदखल कर दिया जाता था, जिनसे उनकी स्थिति एकदम और दयनीय हो जाती थी। किसानों को लगान वसूलने वाले कर्मचारियों के साथ काफ़ी ये लोग जो लगान वसूल करते थे, ये लोग काफ़ी बार किसानों के साथ दुर्व्यवहार भी करते थे, मारपीट भी करते थे। अब आगे हम देखेंगे इस रैयतवाड़ी व्यवस्था के बाद दूसरी व्यवस्था ये लोग ले आए, उसका नाम था महालवाड़ी पद्धति। महालवाड़ी पद्धति को देखेंगे। महालवाड़ी पद्धति लॉर्ड हेस्टिंग के काल में ब्रिटिश सरकार ने भू राजस्व की वसूली के लिए भू राजस्व व्यवस्था का संशोधित रूप लागू किया, जिसे महालवाड़ी बंदोबस्त कहा गया। यह जो व्यवस्था थी, यह व्यवस्था मध्य प्रांत, यूपी के आगरा वाला जो रीजन है वहाँ और पंजाब में लागू की गई। हम इसको मैप में देखेंगे। ये जो पंजाब का रीजन है यहाँ पर, और यूपी और मध्य प्रांत, इस रीजन में इस महालवाड़ी पद्धति को लागू किया गया। इस व्यवस्था में क्या प्रावधान था, तो देखिए इस व्यवस्था में भू राजस्व का बंदोबस्त एक पूरे गांव, मान लीजिए एक पूरा गांव है या गांव को महाल भी उस समय कहा जाता था, तो उस पूरे गांव का प्रमुख या तो जमींदार या जो वहाँ के मेन प्रधान होते थे, वो पूरे गांव से भू राजस्व वसूल करते थे और ब्रिटिश सरकार को देते थे। तो इस व्यवस्था में भू राजस्व का बंदोबस्त एक पूरे गांव या महाल में जमींदारों या उन प्रधानों के साथ किया गया जो सामूहिक रूप से पूरे गांव या महाल के प्रमुख के रूप में दावा करते थे। भूमि पूरे गांव या महाल की मानी जाती थी, किंतु व्यवहारिक रूप में किसान महाल की भूमि को आपस में विभाजित कर लेते थे और लगान महाल के प्रमुख के पास जमा कर देते थे। फिर ये जो महाल होते थे, महाल प्रमुख, ये उस लगान को ब्रिटिश सरकार के पास जमा करते थे। इस व्यवस्था में लगान का निर्धारण महाल या संपूर्ण गांव के उत्पादन के आधार पर किया जाता था। अब इस व्यवस्था से नकारात्मक प्रभाव क्या पड़ा, तो मुखिया या महाल प्रमुख को यह अधिकार था कि वह लगान अदा न करने वाले किसानों को उसकी भूमि से बेदखल कर सकता था। और कई बार ये जो महाल होते थे या गांव प्रमुख होते थे, ये ऐसा करते भी थे कि जो टाइम पे भू राजस्व या लगान नहीं दे पाता था किसान, उसको ये लोग उसकी भूमि से बेदखल कर देते थे। इससे सरकार एवं किसानों के प्रत्यक्ष संबंध बिल्कुल समाप्त हो गए। अब आगे हम थोड़ा निष्कर्ष के रूप में देखेंगे।
जो इजारादारी प्रथा थी, अस्थाई बंदोबस्त और रैयतवाड़ी और महालवाड़ी पद्धति, इन चारों का निष्कर्ष क्या निकला और अंग्रेज़ों का इन चारों व्यवस्था का लागू करना मतलब उनका उद्देश्य क्या था, इसको हम संक्षेप में समझेंगे। तो इस प्रकार अंग्रेज़ों द्वारा भारत में भू राजस्व वसूलने की विभिन्न पद्धतियों को अपनाया गया। इन पद्धतियों को अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग समय पर लागू किया गया, किंतु इन सभी प्रयासों के पीछे अंग्रेज़ों का मूल उद्देश्य अधिक से अधिक भू राजस्व को हड़प कर अपनी आय में वृद्धि करना था तथा किसानों की भलाई से उनका कोई संबंध नहीं था। इसके कारण धीरे धीरे भारतीय कृषक वर्ग कंगाल होने लगा और भारतीय कृषि बर्बाद हो गई। अब हमने पूरा जो भी चारों पद्धतियाँ थी हमने अच्छे से समझ लिया। थैंक यू।